बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। लास्ट लेक्चर में हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम सिंपल टिप्स सीखेंगे जिनको आप जहन में रखते हुए बड़ी आसानी के साथ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट आपने जहन में रखना है वो ये कि आपका पास बैलेंस कौन सा है। लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि बुनियादी तौर पर हम दो बुक्स को जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं, मिला रहे होते हैं। एक हमारी कैश बुक होती है जिसे हम डिपॉजिटर समरी भी कहते हैं या काउंटिंग रिकॉर्ड कहते हैं, और दूसरी हमारी बैंक स्टेटमेंट होती है जिसे पासबुक या बैंक रिकॉर्ड भी कहा जाता है। तो अगर तो बैलेंस हमें एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो फेवरेबल है। फेवरेबल मीन्स ये आपके हक में है, आपकी कैश बैंक में पड़ी हुई है, तो ये आपका एसेट है, ये डेबिट होगा। और अगर बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट का वर्ड यूज किया गया है तो इट मीन्स आपने अपनी अमाउंट से ज्यादा कैश बैंक से विड्रॉ कर लिया, तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी होगी। ये पैसे आपने बैंक को वापस करने हैं, लिहाजा ये क्रेडिट होगा। और हम सीख चुके हैं कि बैंक का और आपका जो ताल्लुक है वो उसको मैं नाम देता हूँ इनवर्स रिलेशन का, एक दूसरे के उलट है। सिंपली आप इस तरह समझ लें कि जब आप कैश डिपॉजिट करवा रहे होते हैं तो आप कैश दे रहे हैं, जबकि बैंक कैश ले रहा होता है। और जब आप बैंक से कैश लेते हैं तो आप ले रहे हैं तो बैंक दे रहा है, तो इट मीन्स आप एक दूसरे के उलट काम कर रहे हैं। तो बैलेंस की भी सिचुएशन यही होगी। अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है तो वो क्रेडिट होगा, और अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट है तो ये डेबिट होगा। तो पहला जो आपने पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको बैलेंस कौन सा गिवन है, वो कैश बुक का है या पासबुक का है। इसके बाद आपने ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। सिंपली पहला पॉइंट लिखा हुआ है एनी क्रेडिट डेबिट, और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है एनी डेबिट क्रेडिट। अब देखिए, कोई भी अमाउंट किसी भी वजह से कैश बुक में या बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुई है तो हमने क्योंकि रेक्टिफिकेशन का अमल करना होता है तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में वो डेबिट होगी। और अगर वो डेबिट हुई है, वो रॉन्ग है, वो राइट है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वो कैश बुक में डेबिट हो रही है या बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हो रही है। हमारे लिए वो डेबिट ही कंसीडर होगी और उसकी करेक्शन क्रेडिट की सूरत नहीं होगी। तो लिहाजा पहले जो 2 रूल हैं, अगर कोई भी अमाउंट कैश बुक में या पासबुक में क्रेडिट हुई है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और अगर वो डेबिट हुई है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तीसरा और चौथा पॉइंट आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। तीसरा पॉइंट देखिए, जैसे लिखा हुआ है एनी गेन या प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट आपने एज ए डिपॉजिटर अपने तौर पर कंसीडर करना है, और डिपॉजिटर का बेनिफिट या गेन क्या हो सकता है। पहला कि आपके पास कैश आ जाए आपके अकाउंट में, और दूसरा ये कि आपके अकाउंट से पेमेंट होनी थी नहीं हुई, तो ये भी आपकी कैश बच के, ये भी एक किस्म का बेनिफिट होगा या गेन होगा, तो इसे आपने डेबिट करना है। अनप्रेजेंटेड चेक्स एग्जांपल में लिखा हुआ है, आपने किसी को पेमेंट करनी थी, आपने उसे चेक दे दिया, उसने कैश नहीं निकलवाई, आपके पैसे बच के सेव हो गए, ये आपका फायदा है, आप इसे डेबिट करेंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट आजकल ऑनलाइन है, किसी ने ऑनलाइन आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, आपका फायदा हो गया, डेबिट करेंगे। कलेक्टेड या रिसीव्ड बाय बैंक का वर्ड लिखा होता है, ये डिविडेंड हो सकता है, ये कमीशन हो सकता है, ये इंटरेस्ट हो सकता है। आपने फोकस करना है कलेक्शन के वर्ड पर, कलेक्टेड और रिसीव्ड बाय बैंक। इसका मतलब बैंक ने लिए, तो बैंक लेके अपने पास नहीं रखेगा, बैंक लेकर आपके अकाउंट में पैसे जमा करेगा। तो इट मींस कि आपके बैंक अकाउंट में कैश आ रही है, तो ये आपका फायदा है, तो इसे आप डेबिट करेंगे। तो ये थी एग्जांपल्स हमने देखी गेन की, जिन सूरतों में हम अपनी बैंक रिकॉन्सिलेशन में इन अमाउंट्स को डेबिट करेंगे। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है एनी लॉस। अब आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आपका अगर नुकसान हो रहा है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। अब नुकसान की सूरत में, कैश की सूरत में, एक तो कैश आपके पास से जा रही है, आपके अकाउंट से अगर पैसे निकल जाते हैं तो आपका नुकसान हो रहा है, आप इसे क्रेडिट करेंगे। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आपके अकाउंट में पैसे आने थे, नहीं आए,
आपको पैसे नहीं मिले, इसका मतलब ये भी आपका लॉस है, तो आप इसे क्रेडिट करेंगे। नंबर 1 लिखा हुआ है अनक्रेडिटेड चेक्स या अनकलेक्टेड चेक्स भी हम इन्हें कहते हैं। अब आपने किसी से पैसे लेने थे, उसने रकम के बदले में आपको चेक दे दिया, चेक लेकर आपने बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया, लेकिन पैसे उसके अकाउंट से अभी तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए, तो रकम आपको नहीं मिली, कैश आपको नहीं मिली, तो ये आपका नुकसान है, क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स होती हैं। बैंक आपको डायरेक्ट डेबिट की फैसिलिटी भी देता है कि आपने कोई भी पेमेंट करनी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, आपने कोई सब्सक्रिप्शन पे करना है, आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करनी है, आप बैंक को बता दें और बैंक रेगुलर बेसिस पे उन पेमेंट्स को करता रहेगा। बार बार आपको कहना नहीं पड़ेगा और बार बार आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये काम बैंक के जिम्मे लगा दिया, बैंक वो पेमेंट्स जो है वो करता रहेगा। तो बैंक ने कोई भी पेमेंट आपकी तरफ से कर दी तो आपके अकाउंट से कैश चली गई है, तो आपको नुकसान हो रहा है, तो ये आपका क्रेडिट होगा। लास्ट वर्ड हमने यूज किया है डिडक्टेड या चार्ज्ड का। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की कि बैंक आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, उनमें से कुछ फैसिलिटीज तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जिनके लिए बैंक आपसे चार्जेस ले रहा होता है। तो कोई भी किसी भी हवाले से अगर बैंक ने आपके अकाउंट से डिडक्शन की है या चार्जेस लिए हैं, तो ये आपके अकाउंट से कैश चली गई है, नुकसान हो रहा है आपका, तो आप इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, तो उसकी मदद से आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो तैयार करेंगे।